तो इस लेक्चर में हम वेरिएबल्स को डिटेल से सीखेंगे और उसके साथ साथ एनवरेटेड डेटा टाइप, फ्लोट, वॉलेटाइल वेरिएबल और कांस्टेंट वेरिएबल को ब्रीफ से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वेरिएबल से। वेरिएबल मतलब एक ऐसी चीज जिसकी वैल्यू कभी भी स्टेबल नहीं रहती। हम प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं कि वेरिएबल का एक नेम डिक्लेयर करवा देता है, जैसे कि ए, और उसके अंदर कुछ वैल्यू स्टोर करवा देता है। हम स्टोर कैसे करवा सकते हैं? इज इक्वल्स टू टोकन की मदद से। अब यहाँ पर वैल्यू में रख देता हूँ 5 और यहाँ पे आ गया सेमीकोलन। तो क्या हुआ कि 5 जो है ए के अंदर स्टोर हो गया। तो अब ये ए नेम है, तो ये नाम हमको डिक्लेयर करवाना है। उसके कुछ रूल्स होता है, हमको उस रूल को ध्यान में रख के कुछ वेरिएबल का नाम डिसाइड करना होता है। सबसे पहला रूल क्या है कि वेरिएबल नेम ऑलवेज बिगिंस विथ अ लेटर। इसका मतलब ये है, सपोज यहाँ पे ABC इज इक्वल्स टू 5 मैंने रख दिया, तो वेरिएबल नेम मस्ट ऑलवेज स्टार्ट विथ अ लेटर, तो ये करेक्ट है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूं तो ये गलत हो जाए, क्योंकि वेरिएबल का नेम कभी भी एक नंबर या फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमको 1 नहीं आना चाहिए। अच्छा, अब सेकंड रूल क्या है कि कीवर्ड्स कांट बी यूज। इसका मतलब ये है, अच्छा पहले आपको समझा देता हूं कीवर्ड्स क्या होता है। कीवर्ड्स एक स्पेशल टोकन है जिसका एक स्पेशल मीनिंग होता है, जैसे कि इफ, फॉर, एल्स। तो अब क्या होगा कि लेट्स से मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर इज इक्वल्स टू 5 और 4 है एक वेरिएबल का नाम। तब क्या होगा कि कंपाइलेशन टाइम पे कंपाइलर इस फोर स्टेटमेंट में आएगा, तो उसको लगेगा कि मुझको कुछ लूप करवाना। लेकिन इन रियलिटी मैंने तो सिर्फ फॉर को एक वेरिएबल नेम के तरह यूज किया है, इसलिए एक एरर जनरेट हो जाएगी। तो हमको क्या करना है, अगर आपको कंपल्सरी फॉर यूज करना है तो आप यहाँ पे कैपिटल लिख सकते हो, क्योंकि सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो यहाँ पे फॉर और फोर के यहाँ पे ये वाला फॉर और ये वाला फॉर के बीच में एक डिस्टिंक्शन लगाता है। आप ये वाला यूज कर सकते हो लेकिन ये वाला नहीं, ठीक है। ये वाला रूल, वेरिएबल्स नेम आर केस सेंसिटिव, थर्ड रूल, ये भी इसमें कवर हो जाता है, क्योंकि ये और ये दोनों चीज डिफरेंट होती है। अच्छा, अब फोर्थ रूल होता है कि कैन ओनली यूज अल्फाबेट्स, नंबर्स और अंडरस्कोर। इसका मतलब ये है कि आप कॉमा, सेमीकोलन, कोटेशन मार्क या फिर सिंगल कोटेशन मार्क यूज नहीं कर सकते। आप सिर्फ अल्फाबेट, नंबर्स और एक अंडरस्कोर यूज कर सकते हो। और नंबर्स कभी भी वेरिएबल नेम के आगे नहीं आता। आप 1A नहीं लिख सकते, लेकिन आप A1 लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये तो हो गई बेसिक सी चीज। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो एक नया कंसेप्ट है डेटा टाइप। डेटा टाइप मतलब वेरिएबल का टाइप। अच्छा, तो टोटल 5 टाइप्स होता है इसके अंदर। पहला है कैरेक्टर, इसको हम लिखते हैं CHAR करके। दूसरा है स्ट्रिंग, थर्ड है इंट मतलब इंटीजर, फोर्थ है फ्लोट और फिफ्थ है डबल। सबसे पॉपुलर और सबसे बेसिक ये 5 होता है, और इसको छोड़ के बहुत सारे अलग अलग होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ 5 पे फोकस करना होगा, इन 5 पे फोकस करना होगा। तो अब कैरेक्टर क्या है कि कैरेक्टर में क्या होता है कि आप एक सिंगल लेटर यूज कर सकते हो और उसको सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर डिफाइन करना होता है, जैसे कि A, Z और F। लेकिन स्ट्रिंग में क्या होता है कि आप पूरा एक वर्ड लिख सकते हो और उसको हमको डबल कोटेशन मार्क के अंदर डिफाइन करना होता है, जैसे कि हेलो और आरटेक। अच्छा, तो अब थर्ड है इंट। इंट मतलब इंटीजर टाइप। हम यहाँ पे नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव यूज कर सकते हैं, लेकिन डेसिमल प्लेस इंक्लूड नहीं करवा सकते, जैसे कि 1, 5, -2, -18 या फिर 180। और फ्लोट में हम डेसिमल प्लेस इंक्लूड करवा सकते हैं और नेगेटिव साइन भी करवा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 5.2, 2.7001, -2.08
और डबल में क्या होता है कि पॉइंट के बाद में हम जितने चाहे उतने लिख सकते हैं प्लेसेस। मतलब ये फ्लोट का डबल, मतलब फ्लोट से डबल मतलब 2 गुना ज्यादा स्पेस अलॉट करता है। अच्छा वो आगे हम समझेंगे, लेकिन इन शॉर्ट आप बेसिक में सीखो कि फ्लोट मतलब छोटा डेसिमल और डबल मतलब बड़ा डेसिमल। यहाँ पे 3.700000812 सपोज इतना बड़ा हम स्टोर करवा सकते हैं वैल्यूज डेसिमल के बाद। अच्छा तो अब एक नया कंसेप्ट है साइंड एंड अनसाइंड। अच्छा ध्यान से समझना साइंड एंड अनसाइंड क्या होता है। तो यहाँ पे मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। ये है 0 1 2 3 -1 -2 और -3। अच्छा तो सपोज मैं सिर्फ 3 डॉट्स इंक्लूड करवा सकता हूं, तो साइड में क्या होगा कि दोनों साइड मतलब नेगेटिव साइड एज वेल एज पॉजिटिव साइड को इंक्लूड करेगा। सपोज यहाँ पे इतने डॉट्स है, तो मुझको सिर्फ 3 डॉट्स इंक्लूड करवाना है, तो साइड पार्ट में क्या होगा कि सिर्फ ये इंक्लूड होगा ऐसे करके -1 0 और 1। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा कि अगर मैं बोलूं कि 3 डॉट्स इंक्लूड करवाना है तो सिर्फ पॉजिटिव साइड का इंक्लूड होगा। यहाँ पे एडवांटेज क्या हो रहा है कि देखो यहाँ पे -1 0 और 1, तो पॉजिटिव साइड में सिर्फ एक डेटा इंक्लूड हो रहा है और नेगेटिव साइड में भी एक डेटा इंक्लूड हो रहा है। लेकिन इस साइड देखो 1 2 पॉजिटिव साइड में 2 डेटा इंक्लूड हुए, मतलब इससे हम अपनी स्टोरेज सेव करवा सकते हैं। हम आगे आपको क्लियर हो जाएगा कि हम साइंड और अनसाइंड क्यों यूज करते हैं। देखो सपोज मुझको साइंड यूज करना है, तो आप बाय डिफॉल्ट INTA डिक्लेयर करते हो, तो इसका मीनिंग है कि साइंड इंक्लूड हो रहा है। तो यहाँ पे आप नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव इंक्लूड करा सकते हो। यहाँ पे -1 लिख सकता हूं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दो अनसाइंड, तो ये अनसाइंड हो गया, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव यूज कर सकते हैं, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज नहीं आ सकती, तो यहाँ पे मैं 2 तक इंक्लूड करवा सकता हूँ। समझ में आ रहा है साइंड और अनसाइंड का क्या बेनिफिट है। अच्छा आगे बढ़ते हैं तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ कर देता है। यहाँ पे आ जाएगा अनसाइंड, साइंड कर देगा साइंड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये बाइट्स आपको लर्न करने होंगे। आप ये रेंज अगर ना करो तो चलेगा, आपको रेंज लर्न नहीं करनी है। तो साइंड इंट कितने बाइट्स ऑक्यूपाई करता कि 2 बाइट्स, और उसकी रेंज क्या है -32768 2 + 32767। यहाँ पे 8 क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे 0 भी इंक्लूड होता है। यहाँ पर बीच में 0 आता है, इसलिए यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 8 है। लेकिन ये रेंज आपको लर्न करनी नहीं है। और अनसाइंड में क्या हो रहा है, अनसाइंड इंट भी 2 बाइट्स स्टोर करता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि 0 to 65535, मतलब 65,535 रेंज है इसकी। अच्छा तो देखो सपोज मैं साइन इंट यूज करता हूं, और इस साइन इंट के अंदर मैं यहाँ पे लिख दूं 32700,
तो ये क्या रेंज के अंदर आता, देखो 32,700 और यहाँ पे रेंज है 32,767, मतलब ये वैलिड होगी। पर अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 33,000, तो यहाँ पे एक एरर आ जाएगा क्योंकि रेंज के बाहर हो गया। ये अप्रोक्स वैल्यू है, आप यहाँ से थोड़ा आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन अगर मैं 33,000 यहाँ पे स्टोर करता हूं तो एरर आ जाएगी क्योंकि ये रेंज के बाहर हो गया। तो 2 बाइट्स, अगर मुझको साइड में एक नया एक होता लॉन्ग करके, देखो यहाँ पे लॉन्ग इंट, तो ये क्या करता कि 4 बाइट स्टोर करता, मतलब इससे डबल, तब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 33,000। लेकिन यहाँ पे हमारी दो बाइट्स जो है वेस्ट हो जाती है, इसलिए हम अनसाइंड का यूज करते हैं क्योंकि 2 बाइट्स के अंदर हम इतनी बड़ी रेंज यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 33,000 यूज करूंगा तो 2 बाइट्स यूज होगी, लेकिन देखो रेंज इतनी बड़ी होगी, इसलिए हम साइंड और अनसाइंड यूज करते हैं स्टोरेज बचाने के लिए। अच्छा, लेकिन एक डिसएडवांटेज है कि अनसाइंड में हम नेगेटिव वैल्यूज नहीं यूज कर सकते और साइड में हम कर सकते हैं। तो अगर आपका फिक्स है कि आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज यूज करनी है तो आप अनसाइंड इंट करके डिक्लेयर कर सकते हो। लेकिन अभी बेसिक्स पे इतना हमारा लोड नहीं होता स्टोरेज के ऊपर, लेकिन अगर आप बड़े बड़े गेम्स और वो सब डेवलप करो आगे जाके फ्यूचर में, तो अनसाइंड इंट और लॉन्ग इंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा, तो अब फ्लोट और डबल भी देख लेता। फ्लोट कितनी बाइट्स स्टोर करवाता? 4 बाइट्स। और डबल का मतलब नाम पे ही मीनिंग छुपा कि 8 बाइट्स होगी। फ्लोट का डबल मतलब 8। अब कैरेक्टर कितनी बाइट्स यूज करता? 1 बाइट। और स्ट्रिंग एक यूनिक सा चीज है, स्ट्रिंग का कोई फिक्स नहीं होता, नॉट फिक्स्ड। लेकिन यूजुअली 1 बाइट यूज करता है। अगर क्वेश्चन में पूछे कि यूजुअली कितने बाइट्स, यूजुअली 1 बाइट। अच्छा, तो ये शायद क्वेश्चन में तो नहीं पूछ सकते, लेकिन अगर पूछे कि स्ट्रिंग कितने बाइट्स ऑक्यूपाई करता तो यूजुअली 1 बाइट्स, लेकिन उसकी कभी फिक्स नहीं होती क्योंकि स्ट्रिंग हम कितनी भी बड़ी लिख सकते हैं। अच्छा, तो ये टॉपिक तो खत्म हो गया। अब क्या? डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। अब डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन बीच में एक डिफरेंस आता है, वो बहुत इजी है लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है। डिक्लेरेशन में क्या होता है? डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन। अच्छा, डिक्लेरेशन में क्या होता है कि हमको डेटा टाइप यहाँ पे इंट लिखना होगा, मतलब डेटा टाइप हमको डिक्लेयर करना होगा और वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करना होगा और सेमीकोलन आ जाता है। लेकिन इनिशियलाइजेशन में 3 चीज आती है, डेटा टाइप, वेरिएबल का नाम और उसके अंदर कुछ वैल्यू। तो सिर्फ छोटा सा फर्क है डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन के बीच में। यहाँ पे वैल्यू स्टोर नहीं होती, यहाँ पे होती है। अच्छा, तो एक नया टॉपिक है कांस्टेंट वेरिएबल। तो कांस्टेंट वेरिएबल क्या होता है? देखो, नॉर्मली हम यहाँ पे लिखते हैं a इज इक्वल टू 5, यहाँ पे डेटा टाइप इंक्लूड करवा देते हैं और बाद में हम इसकी वैल्यू कभी भी चेंज करवा सकते हैं। मतलब लेटर ऑन में अगर लिखो 5 + 10 तो ये वैलिड है। लेकिन कांस्टेंट वेरिएबल का क्या यूज होता है कि ये चेंज एक बार डिफाइन हो गया, सपोज int इज इक्वल टू 5 एक बार डिफाइन हो गया तो बाद में हम चेंज नहीं करवा सकता। तो यहाँ पे ये a इज इक्वल टू 5 + 10 है, उसमें कुछ एरर आ जाएगा। तो कांस्टेंट का ये एक ही यूज है कि बाद में एक बार डिफाइन हो गया, बाद में आप चेंज नहीं करवा सकते। अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ से ही कर सकते हो, ठीक है।
तो अब इसके दो टाइप्स होता है डिक्लेयर करवाने के लिए, टू टाइप्स। पहला टाइप क्या कि आपको ऐसे लिखना होगा हैशटैग डिफाइन। यहाँ पे आपको लिखना होगा वेरिएबल का नेम और बाद में लिखना होगा वैल्यू। सपोज यहाँ पे लिख देता हूं हैशटैग, अच्छा ब्लू मार्कर से लिखता है हैशटैग डिफाइन, यहाँ पर वेरिएबल का नेम पाई और यहाँ पे वैल्यू 3.14। मतलब ये क्या हो रहा है कि पाई एक वेरिएबल का नाम है, उसके अंदर 3.14 स्टोर हो चुका है। बाद में लेटर ऑन मैं यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकता पाई इज इक्वल्स टू 3.14 प्लस 2, ये एक एरर रह जाएगा। तो एक बार डिक्लेयर हो गया, बाद में हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको चेंज कराना है तो यहाँ से ही करना होगा। अब दूसरा टाइप क्या, हमको एक कीवर्ड यूज करना होगा कॉन्स्ट, CONST। यहाँ पे आ जाएगा डेटा टाइप, यहाँ पे आ जाएगा नेम, यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू, अब सेमीकोलन। तो सपोज यहाँ पे लिख देता हूं कॉन्स्ट पाई, डेटा टाइप लिखना भूल गया, कॉन्स्ट फ्लोट पाई इज इक्वल्स टू 3.14। देखो यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो, यहाँ पे मैंने डेटा टाइप तो लिखा फ्लोट, लेकिन यहाँ पे मैंने फ्लोट डिक्लेयर नहीं किया। तो इस डिफाइन का मतलब इसमें डेटा टाइप की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने हैशटैग डिफाइन लिखा है। ये आगे जाके आपको आएगा, लेकिन एक आपको डिफरेंस नोटिस करनी है। यहाँ पे मैंने डिक्लेयर नहीं किया था डेटा टाइप, तो भी 3.14 स्टोर हो गया। यहाँ पे मुझको फ्लोट डिक्लेयर करना होगा। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक में बहुत कुछ तो नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन आपको एग्जाम में बहुत पूछते हैं, इसलिए आपको लर्न करना होगा, ठीक है। अच्छा, तो अब एक नया टॉपिक है एनमरेटेड डेटा टाइप। अब देखो इसका कीवर्ड है एनम। हम कैसे डिक्लेयर करते थे कि INT यहाँ पे हमको एनम यूज करना होगा। एनम मीन्स टू काउंट, एनम मीन्स टू काउंट। यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले आप डिक्लेयर कैसे करते हैं वो सीखो। यहाँ पे हमको लिखना होगा एनम, बाद में हमको नेम लिखना होगा। सपोज यहाँ पे लिख देता हूँ वीक, बाद में कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे हमको लिखना होगा। सपोज यहाँ पे हम मंडे ट्यूसडे लिख देते हैं, मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, यहाँ पे आ जाएगा सेमीकोलन। तो एनम मीन्स टू काउंट, मतलब क्या होता है कि सिस्टम काउंट करेगा। यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5। कितना समझ में आया? अब सपोज यहाँ पर मैं इंटीजर ले लेता हूं, इंटीजर टुडे, और इसके अंदर मैं यहाँ से कुछ पिक करके, सपोज यहाँ पे वेडनेसडे पिक कर लिया, यहाँ पे लिख दिया वेडनेसडे। जो मैं यहाँ पे लिखना है वो ही यहाँ पे लिखना है, मतलब W कैपिटल ना हो तो यहाँ पे भी कैपिटल नहीं करना, मतलब ये एग्जैक्ट चीज यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दी। तो INT टुडे के अंदर क्या स्टोर हुआ? वेडनेसडे। अब समझो बात को, WED जो स्ट्रिंग है वो टुडे के अंदर स्टोर नहीं हो रहा, लेकिन वेडनेसडे के ऊपर जो नंबर है वो स्टोर हो रहा है, मतलब टुडे के अंदर स्टोर हुआ 2। यहाँ पर प्रिंट कर देता है प्रिंट F, यहाँ पर लिखना होगा %D, क्योंकि यहाँ पर भी ऐसा है, यहाँ पर इंटीजर है 2 एक इंटीजर है, इसलिए %D कॉमा करके टुडे। यहाँ पे आ जाएगा सेमीकोलन।
तो अब क्या हो रहा है कि टुडे के अंदर क्या स्टोर्ड है, वेडनेसडे, WED, और वेडनेसडे की काउंटिंग क्या है 2, तो मतलब यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 2। अच्छा, सपोज आपको काउंटिंग जो है, यहाँ पे काउंटिंग है वो कंट्रोल करनी है, तो वो आप कैसे कर सकते हो? देखो यहाँ पे लिख दिया फिर से, है ना। अब इस बार हम मंथ ले लेते हैं, यहाँ कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पे आ जाएगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल यूज कर देते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा सेमीकोलन। अब सपोज मुझको इसकी काउंटिंग कंट्रोल करनी है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे लिख दिया मैंने जनवरी इज इक्वल्स टू 12। तो अब क्या होगा, इसकी काउंटिंग हुई 12, और यहाँ पे क्या आएगा 13, मतलब 12 से एडिशन करते जाना, इंक्रीमेंट में जाना। यहाँ पे 13, यहाँ पे 14, यहाँ पे 15। अच्छा, आप डायरेक्टली भी प्रिंट करा देते हैं, कर सकते हो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट F, यहाँ पे %d, मतलब इंटीजर कुछ प्रिंट करवाना। यहाँ मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ मार्च, तो ये चीज अलाउड है। तो अब क्या प्रिंट होगा, 14 प्रिंट होगा। यहाँ पे प्रिंट हो गया 14। समझ में आ रहा है एनमरेटेड डेटा टाइप का क्या फंक्शन होता है? यहाँ पे हमको एनम करके डिक्लेयर करना होता, एनम करके डिक्लेयर कर दिया, बाद में एक वेरिएबल का नेम हमको डिफाइन करना होता है, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, और बाद में हमको सेमीकोलन करना होता है। अब काउंटिंग के लिए यूज होता है। समझ में आ रहा है एनमरेटेड डेटा टाइप। अब एक छोटी सी चीज है, वॉलेटाइल वेरिएबल। यहाँ नीचे लिख देता हूँ वॉलेटाइल वेरिएबल। इसमें कुछ सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। अब वॉलेटाइल वेरिएबल में क्या होता है कि आप उस वेरिएबल का वैल्यू आउटसाइड ऑफ द प्रोग्राम से चेंज करवा सकते हो। तो इट कैन बी मॉडिफाइड फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द प्रोग्राम। तो इसमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ लर्न करना है कि इट कैन बी मॉडिफाइड फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द प्रोग्राम। अब वॉलेटाइल क्या है, कीवर्ड है, ये भी आपको लर्न करना है। वॉलेटाइल इज ए कीवर्ड, मतलब ये आप आइडेंटिफायर के फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। तो अब इसकी डिक्लेरेशन आपको सिखा देता हूं कि आप कैसे कर सकते हो। वॉलेटाइल int max is equals to 0। यहाँ पे हम डिक्लेयर कैसे किया था, ऐसे num month करके। यहाँ पे डिक्लेयर आपको वॉलेटाइल int max करके करना होता है। तो ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।